फैसला। मैं हूं कमलेंद्र झा। इस देश के नागरिकों का पेट भरने वाले किसान आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही है। नौबत यहां तक आ गई है जो अब किसान के बेटे की शादी किसी राजनीतिक पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा बनने जा रहा है। जी हां, एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक में घोषणा की है जो उनकी सरकार यदि बनेगी तो वो किसान के बेटे की शादी में लड़की को 2 लाख रुपया देंगे। अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग किसान की क्या स्थिति है इस देश में। भारत में किसानों की स्थिति को सुधारने का भले ही सरकारें जितना दावा कर ले, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। सच्चाई ये है जो किसान के बेटों की शादी करना आज के समय में एक मुश्किल काम हो गया है। और ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये बात कर्नाटक से निकलकर सामने आई है, जहां जनता दल सेकुलर के नेता एचडी कुमारस्वामी ने घोषणा की है जो उनकी पार्टी किसानों के बेटों से शादी करने वाली महिलाओं को 2 लाख रुपये देगी। कुमारस्वामी ने यह बयान कोलार में पंचरत्न रैली को संबोधित करते हुए दिया। उन्होंने इस दौरान कहा कि किसान के बच्चों की शादी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को लड़कियों को 2 लाख रुपये देना चाहिए। एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि मुझे एक याचिका मिली है कि लड़कियां किसानों के बेटों से शादी करने के लिए तैयार नहीं हैं। किसानों के बच्चे की शादी को बढ़ावा देने के लिए सरकार को लड़कियों को 2-2 लाख रुपये देना चाहिए। यह किसान परिवारों और ऐसे परिवारों से आने वाले नौजवान के लिए बेहतर फैसला होगा। एक बड़ी खबर गया से आ रही है, जहां महाबोधि मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर मंगलवार सुबह सब्जी मार्केट में आग लग गई। आग ने कई दुकानों को चपेट में ले लिया। करीब 100 से ज़्यादा दुकानें जल गई। आग की वजह से आधा दर्जन से ज़्यादा सिलेंडर एक एक कर ब्लास्ट हुए। लोगों का कहना है कि एक के बाद एक कई सिलेंडर में ब्लास्ट हुए। ये आवाज़ बम जैसी थी। फायर फाइटर की टीम और स्थानीय लोगों की मदद से करीब 4 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने में बोधगया के दमकल की 8 गाड़ियां लगाई गई। इस दौरान करीब 1 किलोमीटर की दूरी में फैले मार्केट की सारी दुकानें जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है जो नगर परिषद बोधगया के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इस वजह से कचरा जहां तहां जमा था। कचरे में किसी ने आग लगा दिया। इसके कारण आग सब्जी मंडी तक धीरे धीरे पहुंच गई। एक के बाद एक सब्जी मंडी की दुकानें आग की चपेट में आती गई। लगभग 100 से ज़्यादा दुकानें जलकर राख हो गई। बोधगया के डीएसपी अजय प्रसाद ने कहा कि आग लगने की वजह कोई ना कोई लापरवाही ही रही है, लिहाजा पहले एफआईआर होगी, उसके बाद दुकानदारों की सूची तैयार की जाएगी, इसका सर्वेक्षण करवाया जाएगा, उसके बाद पीड़ितों की सूची तैयार कर फिर उन्हें प्रशासन के अनुसार जो प्रावधान है उसके तहत मुआवजा दिया जाएगा। बिहार में नई शिक्षक नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी तो मिल गई। राज्य के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक इसके तहत अब परीक्षा देने के बाद राज्यकर्मी कहे जा सकेंगे। यह परीक्षा आयोग की ओर से ली जाएगी। इधर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भविष्य में शिक्षक की नौकरी के आकर्षक होने के संकेत दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों का वेतन आकर्षक होगा, हर तरह की सेवाएँ होंगी, सरकारी कर्मी का दर्जा मिलेगा, आकर्षक श्रेणी होगी, नियोजित शिक्षकों को प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना होगा। बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा का आयोजन करेगी। फिलहाल 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली की जाएगी, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में अन्य पदों पर 40-45 हज़ार अन्य पदों पर नियुक्ति होगी। नई नियमावली के तहत कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेंगे। इस नियमावली के अधिसूचित होने की तिथि से पूर्व की नियमावली द्वारा नियुक्त बिहार जिला परिषद, नगर निकाय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं पंचायत नगर निकाय प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों का वर्ग यथावत रहेगा। नई नियमावली के तहत बहाल होने वाले शिक्षकों का पद ट्रांसफरेबल होगा। ट्रांसफर प्रशासनिक, ऐच्छिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से होगा। इसके लिए प्राथमिक और मध्य विद्यालय के सक्षम प्राधिकार प्राथमिक शिक्षा निदेशक होंगे। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का सक्षम प्राधिकार माध्यमिक शिक्षा निदेशक होंगे। जिला बदले जाने पर वरीयता सूची में नुकसान होगा। इसके अलावा अनुकंपा पर भी नौकरी देने की व्यवस्था इस नियमावली में की गई है।
बिहार सरकार द्वारा शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 को कल कैबिनेट से मंजूरी दी गई, मगर अब नियमावली आने के बाद अभ्यर्थी इसके विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। STET पास अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। नियमावली में बदलाव करते हुए परीक्षा BPSC के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसके विरोध में बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी RJD कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने लगे। RJD कार्यालय के बाहर शिक्षक अभ्यर्थी जमकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। दरअसल सरकार ने नियोजन नीति को खत्म कर दिया। अब बिहार में शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी राज्यकर्मी होंगे। इसके लिए उन्होंने BPSC के द्वारा आयोजित परीक्षा में हिस्सा लेना होगा। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को परीक्षा में पास होने के लिए केवल 3 ही चांस दिया जाएगा। हालांकि परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य कर्मचारियों की तरह हर सुविधा का लाभ दिया जाएगा। बिहार के नए शिक्षक नियुक्ति नियमावली का विरोध कर रहे अभ्यर्थियों को BJP का साथ मिला है। भाजपा के विधान परिषद सदस्य और शिक्षक नेता डॉक्टर नवल किशोर यादव ने कहा कि नई नियमावली पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के साथ धोखा और TET STET अभ्यर्थियों के लिए छलावा है। वो शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं, शिक्षक के साथ सड़क से लेकर सदन तक साथ रहेंगे। झारखंड में भाजपा ने सचिवालय घेराव कार्यक्रम आज आयोजित किया। भाजपा कार्यकर्ता आज रांची के प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्थित सचिवालय का घेराव करने पहुंच गए। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। इससे पहले धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में कार्यकर्ताओं का महान जुटान इससे पहले धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ। सचिवालय घेराव को लेकर पार्टी ने करीब 3 लाख कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद जताई है। इधर घेराव को लेकर पुलिस और प्रशासन ने भी सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए थे। लाठीचार्ज के दौरान सांसद संजय सेठ घायल हो गए। फिलहाल उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इस दौरान पुलिस लाठीचार्ज और पत्थरबाजी की घटनाएं होती रहीं। बैरिकेडिंग तोड़ने के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान सांसद संजय सेठ सहित कुछ पत्रकार भी घायल हुए। BJP विधायक समीर उरांव को भी पुलिस ने इस दौरान गिरफ्तार कर लिया। भागलपुर में मंगलवार को पुलिस की स्कॉर्पियो को हाइवा ने रौंद दिया। हादसे में एक ASI की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हादसा परबत्ता थाना क्षेत्र स्थित जगतपुर चौक के पास हुआ। सभी घायल पुलिसकर्मियों को मायागंज अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस सीतामढ़ी से एक कैदी को लेकर भागलपुर सेंट्रल जेल गए थे। यहां से लौटते वक्त यह हादसा हुआ। मृत ASI की पहचान सतीश सिंह के रूप में की गई है। घटना अहले सुबह की है। गाड़ी में ड्राइवर और 4 पुलिसकर्मी बैठे थे। सभी विक्रमशिला सेतु के बाद जगतपुर पार कर रहे थे, तभी सामने से आ रही अनियंत्रित हाइवा बेकाबू होकर स्कॉर्पियो से टकरा गई। इधर घटना के बाद हाइवा का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और सभी घायलों को मायागंज अस्पताल में पहुंचाया। घायलों में सिपाही विजय कुमार सिंह, जयराम तिवारी, चंदन तिवारी और ड्राइवर शामिल हैं। लैंड फॉर जॉब्स मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ED के सामने पेश हुए। ED की पहले राउंड की पूछताछ लगभग 3 घंटे चली। 3 घंटे की पूछताछ के बाद लंच ब्रेक दिया गया। इसके बाद ED फिर से तेजस्वी यादव से पूछताछ करने लगी। तेजस्वी यादव 11 बजे अपने वकील के साथ ED ऑफिस पहुंच गए थे। ED ने तेजस्वी को समन भेजकर 11 अप्रैल यानी मंगलवार को दिल्ली स्थित मुख्यालय बुलाया था। ED पहली बार लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी से पूछताछ कर रही है। इससे पहले CBI उनसे पूछताछ कर चुकी है। पटना में एक कैश वैन का ड्राइवर कैश वैन लेकर फरार हो गया। 1 किलोमीटर दूर कैश वैन तो मिली, लेकिन उसमें रखे 1.5 करोड़ रुपये गायब थे। वैन का लॉक भी टूटा था। ड्राइवर लूट के बाद वैन की चाबी भी अपने साथ ले गया। पुलिस के अनुसार वैन को 1 किलोमीटर दूर ले जाने के बाद ड्राइवर ने अपने दोस्तों को बुलाया। इसके बाद वैन का ताला तोड़ 1.5 करोड़ कैश एक झोले में रखकर भाग निकला। पुलिस के अनुसार CCTV में भी ड्राइवर झोले में कैश ले जाता दिखाई दे रहा है। डंका इमली की ब्रांच के बाहर गाड़ी खड़ा कर सिक्योरिटी गार्ड, ऑडिटर और 2 स्टाफ कैश लाने अंदर गए थे। जब कुछ देर बाद वापस आए तो कैश वैन गायब मिली। उसका ड्राइवर भी मौके पर नहीं था। जानकारी मिलने के बाद आलमगंज थाना की पुलिस छानबीन में जुटी। कुछ घंटे के बाद 1 किलोमीटर दूर NMCH के पास पुलिस को ITH कॉलोनी से लावारिस हालत में कैश वैन तो मिली, लेकिन रुपये गायब थे।
मामला पटना सिटी के आलमगंज थाना इलाके का है। इस मामले में पुलिस ने तत्काल कैश वैन के सिक्योरिटी गार्ड सुभाष यादव, ऑडिटर अमरेश सिंह, 2 स्टाफ सोनू कुमार और दिलीप कुमार को हिरासत में ले लिया। इनसे पूछताछ चल रही है। इनसे पुलिस ने ड्राइवर का डिटेल्स लिया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह 6 महीने में तीसरी बार पैरोल पर सहरसा मंडल कारा से बाहर आए। बेटे चेतन आनंद की सगाई के लिए उन्हें पैरोल मिली है। आनंद मोहन गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। जेल से रिहाई पर आनंद मोहन ने कहा कि सब सरकार के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन संकेत पॉजिटिव मिल रहे हैं। दरअसल आनंद मोहन के बेटे और राजद विधायक चेतन आनंद की सगाई को लेकर 15 दिनों की उनको पैरोल मिली है। चेतन आनंद का 16 अप्रैल को जनेऊ, 24 अप्रैल को सगाई और 3 मई को देहरादून में शादी होने वाली है। पैरोल मिलते ही जेल से बाहर आने के बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह सबसे पहले अपनी बीमार मां का हालचाल जानने निजी क्लिनिक पहुंचे। उसके बाद अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इससे पहले बेटी सुरभि आनंद की 7 नवंबर को सगाई थी, जिनको लेकर 5 नवंबर को वो पैरोल पर जेल से बाहर आए थे। 21 नवंबर को पैरोल खत्म होने के बाद वो फिर जेल चले गए थे। बेटी की शादी को लेकर वो 5 फरवरी को फिर पैरोल पर जेल से बाहर आए और शादी होने के बाद 21 फरवरी को फिर से उन्हें जेल भेज दिया गया था। अब वो बेटे की सगाई के लिए पैरोल पर बाहर आए हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना नीतीश कुमार के कार्यकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय है। विद्यालयों की अवधारणा सिर्फ खिचड़ी बांटने के केंद्र के तौर पर रह गई है। ये कहना है जनसुराज यात्रा कर रहे प्रशांत किशोर का, जो हाजीपुर में मीडिया से बात कर रहे थे। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है और ये नीतीश कुमार के कार्यकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय है। स्कूलों में सिर्फ खिचड़ी बांटने तक ही मामला सिमट कर रह गया है। बिहार में कई लोगों को लगता है, बातचीत में हम लोग कहते हैं कि शिक्षकों की गुणवत्ता शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने के पीछे का कारण है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये एकमात्र कारण नहीं है। शिक्षकों की गुणवत्ता या शिक्षकों का न पढ़ाना, उनकी क्षमता न होना, ये एक पहलू है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण मुझे समझ में आ रहा है वो सरकार की उदासीनता और सरकार की गलत नीति, जिसमें आप समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में, व्यवस्था बनाने के चक्कर में आपने हर गांव, हर पंचायत में स्कूल खोलने की योजना बना दी। इस बात की चिंता ही नहीं की कि इन स्कूलों को बनाने चलाने के लिए आपके पास संसाधन है या नहीं है। इसका परिणाम ये हुआ कि पिछले 5 से 10 सालों में पूरे बिहार में उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों के कंधों पर ही पूरी शिक्षा व्यवस्था टिकी हुई है। जो प्राथमिक विद्यालय थे उसको मध्य बना दिया गया, मध्य को उच्च बना दिया गया। ये चिंता नहीं की गई कि अगर आप प्राथमिक को मध्य बना रहे हैं तो वहां कितने क्लासरूम और बनाने पड़ेंगे या कितने शिक्षक और देने पड़ेंगे, वहां वो शिक्षक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो पूरा जो अभी तंत्र है वो उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों के बल पे चल रहा है। स्कूलों की जो अवधारणा समाज में है वो खिचड़ी बांटने के सेंटर के तौर पर। कई लोग जो ये बताते हैं कि शिक्षक की खराबी की वजह से ही शिक्षा व्यवस्था खराब है, उनको मैं उदाहरण देता हूं बिहार के कॉलेजेस का। जो यहाँ महाविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, साइंस कॉलेज है, पटना कॉलेज है, हर जिले में 1-2 बड़े कॉलेज हैं। वहां पर तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है। वहां पर तो बिल्डिंग है, वहां पर तो मैदान है, वहां पर बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? वहां पर 10-10, 20-20 हजार बच्चों का एडमिशन है। वहां कॉलेज में भी आप देखिए तो लोग एडमिशन लेते हैं, एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा देते हैं और डिग्री लेते हैं। पढ़ाई वहां पर भी नहीं हो रही है। तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था के लिए एक लाइन में यही कहूंगा कि स्कूलों से खिचड़ी बट रही है, कॉलेज से डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश इतिहास जब लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार के 17-18 साल के शासनकाल का ये सबसे बड़ा काला अध्याय होगा। इसलिए कि नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के रहते हुए उनके आंखों के सामने से शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लाइव मित्रा के इस अंक में अब इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और ऐसे ही समाचारों के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए लाइव मित्रा। नमस्कार।